स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज 30 नवंबर है और एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम आपके सामने हैं। स्पर्श के माध्यम से पेंशन खातों में राशि आना शुरू हो चुकी है। जी हां, कुछ पेंशन धारकों को डबल बढ़ोतरी के साथ राशि प्राप्त हुई है, जबकि कुछ को सिंगल बढ़ोतरी यानी 53% डीआर के तहत पेंशन मिली है। जिनके खाते में अभी तक जमा नहीं हुई है, चिंता न करें, शाम तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे पीसीडीए, पीएओआर और रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से आपका अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। आपका जो जायज एंटाइटलमेंट है, कई बार उसके लिए भी पीएओआर या संबंधित विभाग से मना कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है। हम एक ऐसे ही मामले पर चर्चा करेंगे जहां पीओआर ने एंटाइटलमेंट से इनकार कर दिया था, लेकिन सही मार्गदर्शन और प्रयास से पेंशन धारक को उसका हक मिला। साथ ही 2006 से पहले के पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की बैठक चल रही है, जो आपके एसीपी और अन्य लंबित मामलों पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और हम इस विषय पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इस बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स को जल्द से जल्द काम पूरा करके 2006 से पहले के पेंशनर्स को एसीपी का लाभ दिलाना होगा। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको पेंशन से जुड़ी भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारी नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो चलिए अब बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। आरटीआई से हुआ खुलासा। अगर पीएओ, पीसीडीए या रिकॉर्ड ऑफिस किसी कारणवश आपको एसीपी या एमआईसीपी का हक देने से मना कर दें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा चैनल आपके हक की लड़ाई में आपका साथ देगा। जी हां, कई बार पेंशनर्स को उनका जायज एंटाइटलमेंट नहीं मिलता, भले ही वे उसके हकदार हों। ऐसे में आपको सही मार्गदर्शन और जानकारी की आवश्यकता होती है, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। हम आरटीआई, सीपी ग्राम्स और अन्य कानूनी उपायों का उपयोग करके आपकी समस्या का समाधान निकालते हैं। हमारे पास पेंशन से जुड़ी विभिन्न रूलिंग्स और नियमों का विस्तृत संग्रह है, जो आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका हक आपको जरूर मिलेगा, जिसके आधार पर आपको आपका हक मिल सकता है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने पर आपको न केवल अतिरिक्त जानकारियां, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्राप्त होंगे, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह पीओआर ने एक पेंशनर को एमएससीपी देने से मना कर दिया था, लेकिन हमारा चैनल उनके हक की लड़ाई में आगे आया और उन्हें उनका अधिकार दिलाया। मैं आपको दस्तावेज दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा कि हमने किस प्रकार आरटीआई डालकर भारत सरकार से जानकारी मांगी और उसके जवाब में हमें रक्षा मंत्रालय से जो उत्तर मिला, वह पेंशनर के हक में कैसे मददगार साबित हुआ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप भी जान सकें कि अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार कदम उठाया जा सकता है। इस जवाब के आधार पर पेंशनर को उनका हक मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब चलिए दस्तावेज देखकर समझते हैं। यह जो लेटर है, यह आईएनटी कोर रिकॉर्ड ऑफिस का है, जिसे 5 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। इस लेटर में पीओआर ने पेंशनर को एमएससीपी का लाभ देने से मना कर दिया है। देखिए, यह है पीओआर द्वारा भेजा गया लेटर। इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पेंशनर को एमएससीपी नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको पीओआर का पूरा लेटर दिखाऊंगा, ताकि आप देख सकें कि किस तरह से इंटेलिजेंस कोर के पीओआर ने इस मामले में पेंशनर को उनका अधिकार देने से इनकार कर दिया है। आगे हम जानेंगे कि इस स्थिति में क्या कदम उठाए गए और कैसे आप भी ऐसे मामलों में अपना हक हासिल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। इन्होंने 4 नवंबर 2024 को सीआरओ
चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर को जवाब दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस पेंशनर पर एमएससीपी लागू नहीं होगा। देखिए, यह है वह लेटर जिसमें यह उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि यह निर्णय क्यों गलत है और कैसे इन पेंशनर्स पर एमएससीपी लागू होता है। मैं आपको आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज भी दिखाऊंगा, जिसके आधार पर इन पेंशनर्स को उनका हक मिलना तय है। यहां देखिए, पेंशनर का पार्ट 2 ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन फिर भी पीएओआर ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। अब इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए, जिसमें पीएओआर ने सीडीए के लेटर का संदर्भ दिया है। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इस पत्र में क्या लिखा गया है और क्यों यह फैसला गलत है। बने रहिए, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यह पेंशनर एमएससीपी के लिए योग्य है और उन्हें यह लाभ कैसे मिलेगा। यहां पीएओआर ने यह रेफरेंस दिया है कि एमएससीपी का लाभ 1 सितंबर 2008 से लागू होना चाहिए और यह केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो 30 अप्रैल 2006 के बाद सेवा से रिटायर हुए हैं। उनका कहना है कि हवलदार 2 को एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2006 को हुई थी और वे छठे सीपीसी के तहत इसका लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। हालांकि पीएओआर ने यह भी उल्लेख किया है कि अगर रिकॉर्ड ऑफिस के पास कोई नया आदेश उपलब्ध है तो वह उसे बेहतर समझ के लिए प्रदान किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर इस मामले में कोई नया आदेश या निर्णय है तो उसे फिर से देखा जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा कि एमएससीपी का लाभ इन पेंशनर्स को क्यों मिलना चाहिए और कैसे मैंने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर इसे साबित किया। जैसा कि आरटीआई के जवाब में रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इन पेंशनर्स को एमएससीपी का लाभ मिलेगा और यह निर्णय पीएओआर के निर्णय के खिलाफ है। तो बने रहिए, मैं आगे आपको सभी दस्तावेज और विवरण दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही इनको यह भी बताया गया कि अगर कोई दूसरा आदेश है तो रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया जाए। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने इसे उठाकर पेंशनर को भेज दिया और यह कहा कि यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा। पेंशनर को यह भी बताया गया कि अगर उन्हें लगता है कि उनका हक है तो वे कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने 2024 में आरटीआई डाली थी और उसके जवाब में मुझे जो जानकारी मिली वह कैसे पेंशनर के हक में है। ये देखिए, यह है आरटीआई सेल आर्मी हेडक्वार्टर का जवाब, जिसमें इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मुझे जून 2024 में सीधा जवाब मिला और इस आरटीआई के जवाब में जो जानकारी दी गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नीचे उसका लेटर देखिए। मैं आपको अब दिखाता हूं कि लेटर में क्या लिखा गया है। सबसे पहले मैंने जो सवाल पूछा था वह इस प्रकार था, सर, अंडर द आरटीआई एक्ट मुझे कृपया सबसे ताजे नियमों के आधार पर एमएससीपी के लागू होने की तिथि से संबंधित जानकारी प्रदान करें। विशेष रूप से जेसीओ और अन्य संबंधित श्रेणियों के लिए यह 1 सितंबर 2008 और 1 जनवरी 2008 से 2006 से लागू है या नहीं। इस सवाल के जवाब में मुझे जो जानकारी मिली वह इस प्रकार है, एमएससीपी मॉडिफाइड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत जेसीओ और अन्य को 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया या 1 जनवरी 2006 से। इस बारे में मैंने भारत सरकार से जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मुझे भारत सरकार का यह लेटर भेजा गया, जिसे आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया गया है। यह लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसमें 2 महत्वपूर्ण तारीखों का उल्लेख है। एक 25 जुलाई 2018 का लेटर 2, 10 अगस्त 2018 का पीएस डायरेक्टरेट का लेटर। इन दोनों लेटर्स को मुझे सीटीसी कॉपी के रूप में भेजा गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि इन 2 लेटर्स में क्या लिखा गया है और कैसे ये पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए, सबसे पहले यह आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, जिसमें यह बताया गया है कि मॉडिफाइड करियर प्रोग्रेशन स्कीम एमसीपीएस के तहत यह योजना 1 सितंबर 2008 से लागू होगी।
इस लेटर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आर्थिक उन्नति फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो अगस्त 2003 के तहत निर्धारित की गई थी 31 अगस्त 2008 तक लागू रहेगी। अब इसमें यह भी लिखा गया है कि इसके बाद के बदलाव के अनुसार एमएससीपी को लागू करने की तिथि 1 सितंबर 2008 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत उन्नति 1 सितंबर 2008 से शुरू होगी और इससे पहले की तारीखों पर किसी प्रकार का उन्नति लाभ नहीं मिलेगा। इसमें बताया गया था कि पहले जो नियम थे उन्हें अब बदलकर 1 सितंबर से शुरू होगी। 2008 से एमएससीपी लागू किया गया है, अर्थात इस लेटर में यह स्पष्ट किया गया है कि एमएससीपी का वित्तीय उन्नति 2008 के बाद लागू होगी और इससे पहले की तारीखों में जो उन्नति थी वह अगस्त 2008 तक ही सीमित रहेगी। ये देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मॉडिफाइड करियर प्रोग्रेशन स्कीम एमसीपीएस को 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो पुरानी एसीपी स्कीम जो अगस्त 2003 से लागू थी वह 31 दिसंबर 2005 तक लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि 7 अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक 31 दिसंबर 2005 तक पुरानी एसीपी स्कीम लागू होगी और उसके बाद से 1 जनवरी 2006 से एमसीपीएस लागू हो जाएगा। ये पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में दी गई है और यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बताता है कि किस तिथि से एमएससीपी स्कीम लागू होगी और पुरानी एसीपी स्कीम कब तक लागू रहेगी। यह लेटर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही है जो आरटीआई के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ और इसने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी स्कीम लागू होगी। अब मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर दिखाता हूं जो 25 जुलाई 2018 का है। यह लेटर मुझे आरटीआई के जवाब के रूप में प्राप्त हुआ है। इस लेटर में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि जो एमएससीपी की तिथि है वह आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए है। पहले 1 सितंबर 2008 की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 1 जनवरी 2006 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो पहले 1 सितंबर 2008 की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 1 जनवरी 2006 कर दिया गया है। 2008 से लागू होने वाली एमएससीपी स्कीम थी, उसे अब 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है और यह बदलाव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से किया गया है। यह लेटर मेरे पास इस विषय में सभी संबंधित जानकारी को स्पष्ट रूप से संकलित करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी स्कीम लागू होगी। ये देखिए, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है और इसी लेटर के आधार पर यह आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी किया गया है। 25 जुलाई 2018 का वह लेटर और 10 अगस्त 2018 का लेटर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन दोनों का संदर्भ आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आरटीआई का जवाब जो मुझे मिला है वह स्पष्ट रूप से बताता है कि एमएससीपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू है, न कि 1 सितंबर 2008 से। यह आरटीआई का जवाब बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पेंशनर्स के हक को सही दिशा में स्थापित करता है। इसमें दी गई जानकारी इस बात को साबित करती है कि एमएससीपी स्कीम की तिथि 1 जनवरी 2006 से ही प्रभावी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं एक पोस्ट डालूंगा जिसमें आरटीआई के जवाब को डाउनलोड करने का लिंक होगा और सिर्फ वही सदस्य जो चैनल को ज्वाइन करेंगे वह उस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा, पेंशनर्स को पहले पीएओआर ने मना कर दिया था, लेकिन अब उन्हें उनका हक मिलेगा क्योंकि भारत सरकार का जवाब यह स्पष्ट रूप से बताता है कि 1 जनवरी 2006 से ही एमएससीपी मॉडिफाइड करियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपने अधिकार को सही तरीके से प्राप्त करें। आइए अब हम अगले अपडेट पर ध्यान देते हैं। नवंबर महीने की पेंशन
अब खातों में क्रेडिट होनी शुरू हो गई है। कुछ पेंशनर्स को डबल बढ़ोतरी मिली है, जबकि अन्य को 53% डीआर के हिसाब से पेंशन मिली है। जी हां, पेंशनर्स को बैंक से यह सूचना मिली है कि उनकी पेंशन उनके खातों में जमा हो चुकी है। कुछ पेंशनर्स को डबल बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिली है, खासकर उन पेंशनर्स को जो ओआरओपी 3 के तहत हकदार थे और जिनकी पेंशन पहले नहीं बढ़ाई गई थी। जो पेंशनर्स इस महीने ओआरओपी 3 का रिवीजन प्राप्त करने के योग्य थे, उन्हें डबल बढ़ोतरी मिली है, जिसमें 53% डीआर के हिसाब से पेंशन भी क्रेडिट हुई है। दूसरी ओर, जिन पेंशनर्स पर ओआरओपी 3 लागू नहीं हुआ है या जिन्हें पहले ही इसका लाभ मिल चुका है, उन्हें केवल 53% डीआर के हिसाब से पेंशन मिल रही है, यानी सिंगल बढ़ोतरी। अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो चिंता की बात नहीं है। बहुत से पेंशनर्स को पेंशन में थोड़ी देर भी हो सकती है, क्योंकि कुछ खातों में पेंशन थोड़ी देर से क्रेडिट होती है। कुछ बैंकों में पेंशन क्रेडिट करने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन स्पर्श से पेंशन का डिसबर्समेंट कार्य अब शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। हालांकि कुछ पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं मिला है, फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका पेंशन आज दोपहर, देर शाम या रात तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपका जितना भी बेसिक पेंशन है वह जरूर क्रेडिट होगा और बाकी बढ़ोतरी भी धीरे धीरे अपडेट हो जाएगी। अपने पेंशन का सही हिसाब लगाने के लिए आपको 1.53 को अपने बेसिक पेंशन से गुणा करना चाहिए। इससे जो राशि निकलेगी वही आपके पेंशन खाते में 53% डीआर के हिसाब से आनी चाहिए। अगर आपके खाते में पेंशन का कोई और अमाउंट दिखाई दे तो आप उसे माइनस करें अगर कोई कटौती हो रही है, और अगर एफएम मिल रहा है तो उसे जोड़ें। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन सही तरीके से क्रेडिट हुई है या नहीं। आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि पेंशन देर शाम तक या रात तक सभी पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट हो जाएगी। आइए अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के आदेश के बाद रिकॉर्ड ऑफिस में एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा है, जो सभी प्री 2006 पेंशनर्स को एसीपी देने के लिए काम कर रहा है। अब एसीपी प्रोसेस समयबद्ध तरीके से सैंक्शन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, एसीपी स्कीम 2006 से पहले के पेंशनर्स पर लागू होती है और कुछ पेंशनर्स ने जब इसके लिए ग्रीवेंस डाला तो रिकॉर्ड ऑफिस ने पार्ट 2 ऑनर्डर जारी किया था। हालांकि यह ऑनर्डर वापस आ गया था, क्योंकि इसमें टाइम बार सैंक्शन की आवश्यकता थी। जब भी कोई मामला पार्ट 2 ऑर्डर के लिए पुराना हो जाता है, तब उसे सैंक्शन के लिए और समय की जरूरत होती है। इसमें टाइम बार सैंक्शन लागू किया जाता है और यह सैंक्शन जितना पुराना केस होता है उतना उच्च स्तर के हेडक्वार्टर से प्राप्त करना पड़ता है। वर्तमान में एसीपी का केस लगभग 20 से 25 साल पुराना हो चुका है, क्योंकि एसीपी 7 अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक रिटायर हुए पेंशनर्स पर लागू था। उस समय से अब तक यदि एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर करना है तो आर्मी हेडक्वार्टर से टाइम बार सैंक्शन प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे ही रिकॉर्ड ऑफिस इस टाइम बार सैंक्शन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से प्रोसेस करता है, आर्मी हेडक्वार्टर रिकॉर्ड ऑफिस को अपने ऑब्जर्वेशन के साथ इसे भेजता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि जितने भी पेंशनर उस समय में ड्यू थे, उनका सभी का प्रोसेस किया जाना चाहिए। सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है, हालांकि यह जानकारी ईएमआई रिकॉर्ड द्वारा दी गई है। अन्य रिकॉर्ड ऑफिसों को भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठाकर सभी पेंशनर्स की एसीपी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए और फिर टाइम बार सैंक्शन प्राप्त करके सभी को एसीपी का लाभ दिलाना चाहिए। इसके बारे में ईएमआई रिकॉर्ड का 23 नवंबर 2024 का एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसे हम आगे देखते हैं। इस लेटर में जो पेंशनर को बताया गया है वह यह है कि एसीपी स्कीम के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का मामला अब टाइम बार हो चुका है और यह केस आईएच के आर्मी हेडक्वार्टर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दिशा निर्देशों के लिए भेजा गया था। इसके बाद
इस केस को अधिक स्पष्टीकरण और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के लिए वापस भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि अब यह प्रक्रिया टाइम बार हो चुकी है और आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा इसे आगे की कार्रवाई के लिए देखा जा रहा है। इस पैराग्राफ में यह जानकारी दी गई है कि 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच जिन पेंशनर्स की एसीपी स्कीम लागू होनी है, उनके लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। यह प्रक्रिया बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है और इसमें कुछ समय लग सकता है। इसका मतलब है कि एसीपी स्कीम के तहत पेंशनर्स के मामलों की जांच और सत्यापन चल रहा है और इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा करने में कुछ समय और लग सकता है। इसमें यह बताया गया है कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद जब अंतिम आर्मी हेडक्वार्टर से फाइनल दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे, तब पार्ट 2 ऑन ऑर्डर जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब टाइम बाउंड सैंक्शन मिल जाएगा, तब सभी पेंशनर्स के मामले को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि यह प्रक्रिया अभी जारी है और ईएमआई में यह काम चल रहा है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यह लगभग 2-3 महीने से लंबित है। इसमें आप यह अपील कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर को जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया को समाप्त करके उन पेंशनर्स के मामलों को आर्मी हेडक्वार्टर भेजना चाहिए जो एसीपी के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही कोर जैसे आरटी, सिग्नल, एओसी आदि में भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर को बैठाकर सभी पेंशनर्स के मामलों की प्रोसेसिंग की जाए और टाइम बाउंड सैंक्शन लेकर पार्ट 2 ऑन ऑर्डर जारी किया जाए ताकि सभी पात्र पेंशनर्स को एसीपी का लाभ मिल सके। आप आशा करते हैं कि यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, जिससे पेंशनर्स को उनका हक मिल सके। इस संदेश के साथ आप अपने वीडियो का समापन करते हुए पेंशनर्स से यह अपील कर रहे हैं कि जल्द ही उनका केस सुलझाया जाए और उनका लाभ उन्हें मिले।